हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। आज की क्लास में हम एवोल्यूशन यानी कि हिस्ट्री ऑफ लेबर लॉस एंड ट्रेड यूनियंस इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और इसे कुछ फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फेज़ 1 बिफोर वर्ल्ड वॉर 1, उसके बाद दोनों वर्ल्ड वॉर्स के बीच में, और पोस्ट वर्ल्ड वॉर और पोस्ट इंडिपेंडेंस। ओके, सो शुरू करते हैं। अब देखिए, इंडस्ट्रियल जो शुरुआत हुई इंडिया में वो ऑल्दो इंडिगो प्लांटेशन के साथ ही हुई थी, लेकिन मेजर इंडस्ट्रीज़ जो इंडिया में सेटअप हुई हैं वो कॉटन टेक्सटाइल, टी, रेलवेज, उसके बाद जूट इंडस्ट्रीज़, इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई हैं। तो सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल जो कि 1818 में कोलकाता में इस्टेब्लिश हुई, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रही। उसके बाद 1854 में पहली सक्सेसफुल कॉटन मिल बनी थी जो कि बॉम्बे में थी, और इसे कोवासजी नाना भाई ने इस्टेब्लिश किया था। ओके, उसके बाद टी इंडस्ट्रीज़, फिर रेलवेज, जूट इंडस्ट्रीज़, ये सभी भी इस्टेब्लिश हुई। अब लेबर मूवमेंट्स जो इंडिया में शुरू होते हैं वो 1862 में हुआ था पहला, जो कि हावड़ा स्टेशन पर था, लेकिन ये उतना बड़ा नहीं था, ठीक है। लेकिन पहला लेबर एजिटेशन इंडिया में ये मेजर तौर पर बॉम्बे में हुआ था 1875 में, और इसके लीडर थे एस बंगाली। सोराबजी शपूरजी बंगाली इसके लीडर थे, और ये मेनली वुमन और चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट था, ठीक है। तो अब जब ये लेबर एजिटेशन हुआ जो एस बंगाली जी ने किया था, ये हुआ, तो इसके बाद गवर्नमेंट ने एक बॉम्बे फैक्ट्रीज कमीशन सेटअप की 1875 में, जिसके चेयरमैन थे आर्बुथनॉट। ओके, ताकि फैक्ट्री में जो वर्किंग कंडीशंस हैं लेबर्स की, स्पेशली चाइल्ड लेबर की, उन्हें उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा सके और उन्हें सुधारा जा सके। तो इसके बाद ही इस कमीशन के रिकमेंडेशन पर पहली फैक्ट्रीज एक्ट इंडिया में पास हुई 1881 में। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट इंडिया में कब आई? 1881 में, और उस समय वाइसरॉय थे रिपन। और ये जो फैक्ट्रीज एक्ट आई थी ये मेनली एड्रेस करती थी चाइल्ड लेबर को, और इसने अंडर 7 एज के जो भी बच्चे हैं उन सभी को प्रोहिबिट कर दिया कि आप फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, और ना ही कोई एम्प्लॉयर बच्चों से 7 साल की उम्र से कम के बच्चों से फैक्ट्री में काम करवाएगा। और 7 से 12 के बीच के जो बच्चे हैं वो फैक्ट्री में 9 घंटे काम करेंगे, ठीक है। यानी कि वर्क आवर्स जो पहले 12 घंटे थे उन्हें भी अब कम करके 9 घंटे कर दिया था। और हर महीने में 4 हॉलीडेज़ यानी कि लीव मिलेंगी, और डेंजरस मशीनरीज जो हैं उनमें फेंसिंग की जाएगी ताकि कोई मेजर एक्सीडेंट ना हो, और जो भी एक्सीडेंट अगर होता भी है तो उसकी तुरंत रिपोर्ट जो भी फैक्ट्री में जिस अथॉरिटी को देनी होती है उसे दी जानी चाहिए थी। उसके बाद 1878 में शशिपदा बैनर्जी ने एक 12 बाज़ार ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि मेनली जूट मिल वर्कर्स के एजुकेशन और वेलफेयर के लिए सेटअप की गई थी। और सेम ईयर में 1878 में ही ब्राह्मो समाज ने वर्किंग मैन क्लब बनाया कलकत्ता में। ब्राह्मो समाज 1828 में बनाया था राजा राम मोहन रॉय ने। ओके, जो पहले ब्राह्मो सभा था, आगे चलकर उसे ब्राह्मो समाज बना दिया गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आते हैं, NM लोखंडे, नारायण मेघजी लोखंडे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट कहा जाता है। और इन्होंने बॉम्बे में बेसिकली बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन बनाई, जो कि पहली एक लेबर एसोसिएशन थी। ओके, एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया में पहली, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइज्ड मिल एसोसिएशन नहीं थी, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन इसे नहीं कह सकते। ऑर्गेनाइज्ड 1918 में बनी थी, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो NM लोखंडे जी ने एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की मिल ऑपरेटिव्स, ठीक है, जो कि सितंबर 1884 में हुई थी। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, PIB का एक आर्टिकल था 2005 का, उसके हिसाब से सितंबर 1884 में ही बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन सेटअप हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन ऑफिशियली ये एसोसिएशन जो है 1890 में सेटअप हुई है। ओके, तो आप 1890 ही याद रखिए। नाउ NM लोखंडे वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ राव बहादुर फॉर हिज वर्क ड्यूरिंग हिंदू मुस्लिम राइट्स। ये बस उनके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है। नाउ अब जब ये बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन और इन्होंने ये जो पब्लिक मीटिंग की थी, इसके तहत सेकंड फैक्ट्री कमीशन सेटअप हुई, और इसे मलॉक कमीशन भी कहते हैं क्योंकि इसके चेयरमैन थे WB मलॉक। 1884 में ये सेटअप हुई, और इसके तहत ही सेकंड फैक्ट्रीज एक्ट पास हुई 1891 में, और ये मेनली एड्रेस करती थी अगेन वुमन एंड चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, जिसमें वुमन लेबर्स जो थे उन्हें 11 घंटे के लिए काम और 1.5 घंटे का इंटरवल इस एक्ट में दिया हुआ था। उसके बाद हर 6 दिन के काम में 1 दिन की लीव, मिनिमम एज टू वर्क इन्होंने फिर से रिड्यूस की 9 ईयर्स तक, ठीक है। और वर्किंग आवर्स अगेन
चिल्ड्रन के लिए जो पहले 9 घंटे इन्होंने रिड्यूस किए थे 12 से, अब 9 घंटे से भी इन्होंने 7 घंटे कर दिए रिड्यूस। वुमन की नाइट शिफ्ट्स को भी इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। 1890 में एनएम लोखंडे ने फॉर्मली लेबर एसोसिएशन इंडिया की पहली बनाई, जिसका नाम था बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी आ चुका है एग्जाम में, तो इसे ज़रूर याद रखिए। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890, एनएम लोखंडे। ओके, नाउ एक मराठी जर्नल थी दीनबंधु, जो कि 1877 में सेटअप हुई थी, जिसे सेटअप किया था कृष्णराव पांडुरंग भालेकर जी ने, और इसके एडिटर एनएम लोखंडे जी बने थे 1880 में। ओके, नाउ दीनबंधु वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट पब्लिकेशन, लेकिन सबसे पहली जो ऐसी पब्लिकेशन जो मेनली लेबर्स पर फोकस करती थी, उसका नाम था भारत श्रमजीवी, और इसे सेटअप किया था शशिपदा बैनर्जी ने 1870 में। अब जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, और लोगों के मन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा था, जिसके चलते बहुत सारे स्ट्राइक्स भी हुई इंडिया भर में। पूरे इंडिया में बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई थी, जिन्हें ऑल्दो ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया था, लेकिन यहाँ से एक बहुत ही मेजर लेबर मूवमेंट शुरू हो गया था। ठीक है, और अब तक इंडिया में जो लेबर एसोसिएशन सेटअप हुई थी वो थी बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 में, अमेलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा 1897 में, प्रिंटर्स यूनियन इन कलकत्ता 1905, बॉम्बे पोस्टल यूनियन 1907 और कामगार हितवर्धक सभा 1910 में। अब आते हैं फेज़ 2 पर, जो कि वर्ल्ड वॉर्स के बीच में था। नाउ इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हैं वो इसी फेज़ के दौरान हुई है। ठीक है, जो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड हैं और लेबर मूवमेंट से रिलेटेड हैं, वो इस पीरियड के बीच में ही हुई हैं, जिसमें सबसे पहले 1918 में बीपी वाडिया जी ने इंडिया की पहली ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन बनाई, फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका नाम था मद्रास लेबर यूनियन, जो कि 27 अप्रैल 1918 को सेटअप हुई थी। बीपी वाडिया अलॉन्ग विथ वी के मुदालियर। नाउ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हो, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, जो कि पहली हंगर स्ट्राइक थी, गांधी जी द्वारा की गई थी, जो 1918 में हुई थी। और इसका मेन कारण ये था कि जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो जो मिल वर्कर्स थे उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम किया था, और जिसके चलते वो एक बोनस डिमांड कर रहे थे, जो कि 50% उनकी डिमांड थी, लेकिन मिल ओनर्स जो थे वो सिर्फ 20% के लिए अग्रीड थे। यहाँ पर गांधी जी आते हैं, इंटरफियर करते हैं, और इन्होंने पहली हंगर स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की यहाँ पर ही, और इन्होंने थोड़ा बहुत मिल वर्कर्स को भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने पर राज़ी किया, और थोड़ा बहुत मिल ओनर्स को भी किया। ठीक है, तो फाइनली 35% बोनस जो था वो इस स्ट्राइक का एक रिजल्ट निकल कर आया कि 35% बोनस मिल वर्कर्स को दिया जाएगा। और इसके बाद ही महात्मा गांधी जी ने अनुसुईया साराभाई और शंकरलाल बैंकर के साथ मिलकर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनाई, जिसे मजूर महाजन संघ कहा जाता था। ठीक है, मजदूर नहीं है, ये मजूर ही है। मजूर महाजन संघ 15 फरवरी 1920 को बनी थी, और ये इंडिया की सबसे पुरानी टेक्सटाइल वर्कर यूनियन है। ओके, और यहाँ पर एक नॉन वायलेंस की थ्योरी, जिसे आगे हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जब पढ़ेंगे तो गांधीयन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, वो भी यहाँ पर इन्होंने गांधी जी ने अप्लाई की थी। नाउ 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 एंड होती है ट्रीटी ऑफ वर्साई के साथ। ठीक है, और इसके साथ ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है 1919 में, और इससे लेबर मूवमेंट को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल जाता है। अब इंडिया आईएलओ का एक फाउंडिंग मेंबर है, और 1922 से इंडिया की जो है एक परमानेंट सीट है आईएलओ की गवर्निंग बॉडी में। इंडिया में पहला जो आईएलओ का हेडक्वार्टर था वो 1928 में बना था न्यू दिल्ली में। ओके, न्यू दिल्ली में इसका पहला हेडक्वार्टर बना था। अब 31 अक्टूबर 1920 को सेटअप होती है AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन है इंडिया की, और इसे इस्टेब्लिश किया था लाला लाजपत राय अलॉन्ग विथ जोसेफ बैप्टिस्ट, ठीक है, दीवान चमनलाल और NM जोशी। इसके पहले फाउंडिंग प्रेसिडेंट जो थे वो लाला लाजपत राय ही थे, और पहले जनरल सेक्रेटरी थे दीवान चमनलाल। अब पहला सेशन इसका अक्टूबर 1920 बॉम्बे में हुआ था। NM जोशी जो AITUC के वन ऑफ द फाउंडर्स थे, उनके एफर्ट्स की वजह से, जो उन्होंने 1921 में शुरू किए थे उसकी वजह से, और जो बकिंघम एंड कार्नाटिक मिल स्ट्राइक केस है, इन दोनों की वजह से ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 पास होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन रही है और अब भी एग्जिस्ट करती है
जो कि ट्रेड यूनियन से रिलेटेड है, ठीक है। एन जोशी ने ही 1911 में एक सोशल सर्विस लीग शुरू की थी बॉम्बे में। नाउ 1921 में जो बकिंगम एंड कर्नाटक मिल स्ट्राइक केस हुआ था, इसे भी आप याद रखिए, जो कि हुआ था बीपी वाडिया के अगेंस्ट, ठीक है, मद्रास लेबर यूनियन के जो लीडर थे उनके अगेंस्ट, और ये और एन जोशी जी के एफर्ट्स की वजह से ट्रेड यूनियंस एक्ट पास होती है। नाउ 1920 में शिमला में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो उस समय की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने एक लेबर ब्यूरो इस्टेब्लिश की जिसे इंडियन लेबर ब्यूरो कहा जाता था, और 1929 में इस्टेब्लिश होती है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। और इसे बहुत ज़्यादा अपोज किया था इंडियन लीडर्स ने, क्योंकि इसने स्ट्राइक्स पर बैन लगाया था, और एक पॉलिटिकल अफिलिएशन जो यूनियंस का होता है उस पर भी इसने एक बैन लगाया था। सो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। नाउ स्टार्टिंग द पब्लिकेशन ऑफ इंग्लिश वीकली सोशलिस्ट S.A. दांगे। अब सोशलिस्ट जो थे इंडिया में वो इस पिक्चर में आते हैं, क्योंकि उन्होंने अब ट्रेड यूनियन और लेबर के जो कॉजेज़ थे उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, ठीक है। कम्युनिस्ट लीडर्स ने एक गिरनी कामगार यूनियन इस्टेब्लिश की बॉम्बे में, ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी बनी 1928 में। 1 मई 1923 ये डेट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसे मे डे भी कहा जाता है और लेबर डे भी कहा जाता है। 1923 में पहली बार मद्रास चेन्नई में ये सेलिब्रेट किया गया था। इसे लेबर डे और मे डे भी कहा जाता है, और इसे शुरू किया था लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने, जिसके लीडर थे MS चेत्तियार। नाउ AITUC का 10th सेशन होता है 1929 में, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 10th सेशन होता है 1929 में नागपुर में, और ये बेसिकली बॉयकॉट करते हैं रॉयल कमीशन ऑन लेबर, जो कि बेसिकली एक विटली कमीशन भी या वाइटली कमीशन इसे कहा जाता था। एशियाटिक लेबर कॉन्फ्रेंस और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करने के लिए ये सेशन होता है। इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इस सेशन में ही AITUC में स्प्लिट आ जाता है, ठीक है, 2 भागों में अब ये बट जाती है। कुछ लीडर्स इसके अलग हो जाते हैं और सेटअप करते हैं अपनी इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन ITUF, जिसे मेनली VV गिरी ने एज अ प्रेसिडेंट और NM जोशी वन ऑफ द प्राइमरी लीडर्स इन्होंने इस्टेब्लिश किया था 1930 में। नाउ लेफ्ट विंग के जो लीडरशिप थी वो अब बेसिकली AITUC इनके ही हाथ में थी, लेफ्ट विंग लीडरशिप, और इसमें ही फर्दर स्प्लिट हुआ 1931 में, जिससे बनती है रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नाउ 29 में ही ग्रेट डिप्रेशन वाला ईयर भी था, और इसका एक रिजल्ट ये भी था कि ट्रेड यूनियन की जो मेंबरशिप थी वो भी कम होने लगी थी, एक डिक्लाइन इसमें देखा गया था। नाउ इसमें एक छोटी सी माइनर चीज़ है याद रखने के लिए, मेरठ ट्रायल, जो कि एक केस था जो कि मेनली कुछ लीडर्स के अगेंस्ट था। अब बस मेरठ ट्रायल केस 1929 इतना याद रखिए। इसमें 1929 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन सेटअप होती है, रॉयल कमीशन ऑन लेबर, जिसके चेयरमैन थे JH विटली, जॉन हेनरी विटली या वाइटली, और इसीलिए इसे वाइटली कमीशन भी कहा जाता है। नाउ इसे सेटअप किया गया था ताकि लेबर प्रॉब्लम्स जो इंडिया में हैं उन्हें एक्सप्लोर और इन्वेस्टिगेट किया जा सके, और फर्दर जो भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं उन्हें अनाउंस किया जा सके। उस समय वाइसरॉय थे इरविन, ठीक है। नाउ फैक्ट्रीज एक्ट 1934 और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 इसी कमीशन के रिकमेंडेशंस पर सेटअप की गई थी। नाउ इनिशिएटिव ऑफ ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन अ ट्रेड यूनियन यूनिटी कमेटी 1932 में बनाई गई थी, और इन्होंने बेसिकली एक जितनी भी ये स्प्लिट्स हुए हैं ट्रेड यूनियंस में, जैसे AITUC में 2 बार स्प्लिट हो चुका है, ठीक है, तो इन सभी को यूनाइट करने के लिए इन्होंने प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिटी के प्रपोजल्स फॉर्मुलेट किए, ठीक है, सीरीज ऑफ प्रपोजल्स से इन्होंने, जिसे प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिटी कहा जाता था। इनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई, यूनिटी कॉन्फ्रेंस 1932 में, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रही। फिर 1933 में एक और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया, और तब इन्होंने इस्टेब्लिश की नेशनल फेडरेशन ऑफ लेबर NFL, ठीक है। अब AITU से अलग होके जो 1929 में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनी थी, उसने वो और NFL ये दोनों हुए मर्ज, ठीक है, NFL प्लस इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ये दोनों मर्ज हुए और तब बनती है नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन NTUF। नाउ 1934 में रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस को डिसबैंड किया और दोबारा से ये आकर मिल गई AITUC में,
ठीक है, तो एक तो ये ट्रेड यूनियन इसमें AITUC में वापस से आके मिल गई। नाउ 1936 में VV गिरी जी के एफर्ट्स की वजह से, जो कि जिन्हें ग्रीप प्रपोजल्स भी कहा जाता है, उनकी वजह से बेसिकली ये प्रपोजल्स थे जिससे NTUF और AITUC को यूनाइट कर दिया जाए और एक बड़ी ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाई जाए। ठीक है, अब एक स्पेशल सेशन होता है 1938 में नागपुर में, जिसमें NTUF एक सेपरेट यूनिट बनता है AITUC का, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एक सेपरेट यूनिट बन जाता है। लेकिन 1940 में ये यूनिटी होती है कंप्लीट और NTUF को डिसॉल्व करके पूरी तरह से मर्ज कर दिया जाता है AITUC में। ठीक है, नाउ हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ जो 1938 में बना था, एक लेबर विंग थी गांधी सेवा संघ की। बॉम्बे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1938 बनती है, जिसे बाद में 1946 की बॉम्बे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट से रिप्लेस कर दिया गया था। अब एम्प्लॉयज़ और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिव कोऑपरेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1942 में एक ट्राईपार्टाइट कंसल्टेटिव मशीनरी सेटअप की। अब ये ट्राईपार्टाइट क्या होता है? देखिए सिंपल सा वर्ड है, ट्राईपार्टाइट मतलब तीन पार्टीज। अब ये तीन पार्टीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले गवर्नमेंट है, ओके, एम्प्लॉयर्स प्लस एम्प्लॉयज़, ये हैं तीन पार्टीज, और इनके लिए ही एक ट्राईपार्टाइट कंसल्टेटिव मशीनरी 1942 में सेटअप की गई थी। नाउ फेज 3 वर्ल्ड वॉर के बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट आती है 1947 में, और इसमें कंपलसरी एडजुडिकेशन जो क्लॉजेस थे, लेजिस्लेशन थी, लेजिस्लेटिव प्रोविजंस थे, उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ 1947 में गुलजारी लाल नंदा जी ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस्टेब्लिश करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। ठीक है, और INTUC 1947 में बनती है 3 मई 1947 को, जिसे इस्टेब्लिश किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब 1947 में ही जो AITUC था 1929 की तरह ही इसमें दोबारा से स्प्लिट हुआ। ठीक है, और नाउ इसकी वजह से हिंद मजदूर संघ बनता है और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनती है। ये दो यूनियंस अगेन इसके ही फर्दर और ज़्यादा स्प्लिट की वजह से बनती है। अब हिंद मजदूर संघ जो था वो 29 दिसंबर 1948 को बना, जिसे GL नंदा जी ने बनाया था। और 1948 में जो सोशलिस्ट थे AITUC के मेंबर्स थे, उन्होंने AITUC लेफ्ट की और हिंद मजदूर पंचायत बनाई अपनी। नाउ MN रॉय 1941 में MN रॉय ने AITUC में जो अगेन स्प्लिट हुआ था उससे IFL बनाई थी, जो कि एवेंचुअली हिंद मजदूर पंचायत में मर्ज होती है और इन्हें जॉइंटली कहा जाता है हिंद मजदूर सभा। ठीक है, इसके साथ ही UTUC भी बनती है जो 1 मई 1949 को बनी, और इसमें भी अगेन AITUC के जो मेंबर्स थे उन्होंने लेफ्ट करके इसे बनाई थी, जिसमें मेनली KT शाह और MK बोस थे। फाउंडिंग प्रेसिडेंट UTUC के थे KT शाह। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद AITUC जो है उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस को इस्टेब्लिश करने में। ठीक है, जो कि अक्टूबर 1945 में बनी थी, और फर्स्ट वर्ल्ड ट्रेड यूनियन कांग्रेस में इसे इस्टेब्लिश करने का डिसीजन लिया गया था, जो कि पेरिस फ्रांस में हुई थी। नाउ 1949 तक इंडिया में 4 मेजर लेबर फेडरेशंस थी। AITUC, ठीक है, INTUC, HMS हिंद मजदूर सभा, और UTUC। ठीक है, इनकी अब देखिए जितनी भी लेबर पार्टीज़ हैं सभी के नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लेबर यूनियंस जो हैं, ट्रेड यूनियंस जो हैं, इनके पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन होते हैं, यानी कि ये लोग जुड़े होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से, और उनमें इनका भी बेनिफिट है, क्योंकि जो भी इनके कॉजेज़ होते हैं, लेबर्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कॉजेज़ हैं इनके, उन्हें नेशनल लेवल तक ले जाना और उनके ऊपर लॉज बनाना या फिर उन्हें सुधार करना, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ही करती हैं, गवर्नमेंट ही करती है। इसीलिए इनका पॉलिटिकल एफिलिएशन थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो AITU का जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, INTUC का है इंडियन नेशनल कांग्रेस, HMS का समाजवादी पार्टी, UTUC का है रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, और भारतीय मजदूर संघ 1955 में बनी, जिसे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने बनाया था, और ये अफिलिएटेड है RSS और BJP से, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन सेंटर है इंडिया में। लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन जो कि M करुणानिधि ने बनाई थी 1969 में, और ये एफिलिएटेड है तमिलनाडु की पार्टी DMK से।
नाउ सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ये 1970 में बनती है। अगेन AITUCA से स्प्लिट होकर ही CITU बनती है और ये पॉलिटिकली एफिलेटेड है CPIM से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से। अब एक और ट्रेड यूनियन है जो कि मेनली वुमन लेबर को एड्रेस करती है, जिसका नाम है सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेंस एसोसिएशन, और ये 1972 में बनी थी, जिसे ईला आर भट्ट ने बनाया था अहमदाबाद में, और ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड नहीं है, इसीलिए ये हो जाती है इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है तो आप इसे यही लगाइए कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड नहीं है। 1920 में ही एक एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन भी बनी थी। अब देखिए ट्रेड यूनियन सिर्फ एम्प्लॉयज़ की नहीं होती, वर्कर्स की नहीं होती, एम्प्लॉयर्स की भी होती है, ठीक है, और जो थी एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है, 1920 में बनी थी। नाउ फेज़ 4 इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्रेंस होती है, जिससे अडॉप्ट किया जाता है इंडस्ट्रियल ट्रूस रेजोल्यूशन। अब देखिए यहाँ से ना जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे, ठीक है, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बढ़ने का मतलब है काम का रुकना, काम का रुकने का मतलब है इवेंचुअली इंडियन इकोनॉमी को नुकसान होना, ठीक है। तो ट्राईपार्टाइट कमिटी ऑन फेयर वेजेस अपॉइंट की जाती है 1948 में, और ये मेनली वेजेस को एड्रेस करती है। इसमें 3 लेयर्स वेजेस की एड्रेस की जाती हैं, ठीक है। अब देखिए 3 लेयर्स जो हैं, सबसे नीचे आती है मिनिमम वेजेस, फिर आती है फेयर वेजेस और फिर लिविंग वेजेस। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो मिनिमम वेजेस है एक बेयर मिनिमम जो कि एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय या वर्कर को देने ही चाहिए ताकि वो एक्चुअली ज़िंदा रह सके, ओके, कुछ मतलब घूमना फिरना ना कर सके तो एटलीस्ट ज़िंदा रह सके। बेयर मिनिमम जो होता है ना वो मिनिमम वेज में आता है। नाउ फेयर वेज होता है बेसिकली स्किल्स पर बेस्ड, ठीक है, स्किल्स के हिसाब से जितनी अच्छी आपकी स्किल्स होंगी उतना अच्छा आपको वेज मिलेगा, उसे कहते हैं फेयर वेज, यानी आपकी स्किल की एक फेयर वैल्यू आपको मिलेगी। लिविंग वेज हाईएस्ट होता है और ये बेसिकली इसमें आप अपना सेविंग्स कर सकते हैं, ठीक है, और अपना हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, एजुकेशन, ये सभी जब वेजेस में इंक्लूड किए जाते हैं तब उसे लिविंग वेज कहा जाता है। तो ये है इन तीनों में फ़र्क। नाउ फैक्ट्रीज एक्ट पास होती है अगेन 1948 में। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1881 में आई, फिर 1891 और 1934 अगेन 1948, ठीक है। इनमें बीच बीच में और भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे 1911 में 19 और उसके बाद भी मतलब कई सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, बट आपको 2 चीज़ें 3 एक्चुअली ज़रूर याद रखनी है, 1991 और 1948, ये 3 आपको ज़रूर याद रखनी है। नाउ लेबर रिलेशंस बिल 1950 में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अभी जो मैंने लेबर डिस्प्यूट्स की बात की थी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की, उससे जुड़ा हुआ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस का एक टॉपिक है, तो वहाँ पर हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बाकी के और भी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ स्कीम फॉर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट वर इवॉल्व ड्यूरिंग द सेकंड 5-year प्लान इंक्लूडिंग जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स इन 1958, और इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो 1957 में हुई थी, इस कॉन्फ्रेंस की वजह से बेसिकली क्रिएट होता है कोड ऑफ डिसिप्लिन 1958। कोड ऑफ डिसिप्लिन ही एड्रेस करता था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को जो इवेंचुअली इंडियन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते थे। तो कोड ऑफ डिसिप्लिन में मेनली ये सजेस्ट किया गया कि जो भी समय समय पर स्ट्राइक्स होती थी, लॉकआउट्स होते हैं, ठीक है, और जो भी जो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस होती हैं, है ना, उन्हें रोका जा सके और इवेंचुअली जो काम रुक जाता है इंडस्ट्रीज़ में उसे भी रोका जा सके। तो कोड ऑफ डिसिप्लिन ऑफ इंडस्ट्रीज 1958, उस समय लेबर मिनिस्टर थे श्री GL नंदा, और मेनली ये एड्रेस करता है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को, ठीक है। अब क्योंकि ये एक वॉलेंटरी मोरल कमिटमेंट था एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच में, तो इसका कोई लीगल बैकिंग नहीं थी, कोई लीगल प्रोविजंस इसके लिए इस्टेब्लिश नहीं किए गए थे, ना ही पास किए गए थे। अब ये बताता क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव्स इसके थे कि भैया इंडस्ट्रीज़ में पीस और हार्मनी रहे, ठीक है, स्ट्राइक्स को अवॉइड करो, लॉकआउट्स को अवॉइड करो, और ताकि वर्क स्टॉपेज ना हो। अब स्ट्राइक और लॉकआउट में डिफरेंस क्या होता है? देखो स्ट्राइक करते हैं वर्कर्स, लॉकआउट करते हैं एम्प्लॉयर्स, सिर्फ इतना फ़र्क है।
स्ट्राइक वर्कर्स करते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, लॉकआउट एम्प्लॉयज़ करते हैं कि हम काम नहीं करवाएंगे। इतना फ़र्क है इन दोनों में। नाउ अब देखो, डिस्प्यूट्स को कभी भी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। डिफरेंस होते ही हैं नज़रिए में सभी के, वर्कर्स के, एम्प्लॉयर्स के। तो इससे निपटने के लिए मेनली म्यूचुअल अग्रीमेंट का सहारा लो। आप म्यूचुअल अग्रीमेंट करो, दोनों आपस में बैठ के अच्छे से बात करो और एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पर आ जाओ, म्यूचुअल पॉइंट पर आ जाओ, जहाँ पर आप दोनों ही अग्री हो जाओ कि हाँ ठीक है, हम अपना काम करेंगे और हम अपना काम करवाएंगे। कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स को प्रमोट करना, और जो भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस होती हैं, अनफेयर लेबर या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, उन्हें एलिमिनेट किया जा सके। और मेन ऑब्जेक्टिव इस कोड का था 1958 के कि लिटिगेशन प्रोसेस को ख़त्म किया जा सके या कम किया जा सके, एटलीस्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के। ख़त्म तो नहीं किया जा सकता ऑब्वियसली, बट एटलीस्ट कम किया जा सके, क्योंकि हर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के लिए अगर आप कोर्ट जाएंगे तो ऑब्वियसली कोर्ट में भी समय लगेगा, कोर्ट का केसेस भी बढ़ेंगे। तो इसीलिए लिटिगेशन प्रोसेस जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में की कम की जा सके, इस कोड के ज़रिए ये इसका ऑब्जेक्टिव था। नाउ एम्प्लॉयज़ को गो स्लो टैक्टिक्स नहीं फॉलो करनी है। गो स्लो क्या होता है? वर्कर्स फैक्ट्री में आते हैं, अब जो काम रोज़ एक वर्कर मान लीजिए 30 मिनट में कर रहा था, अब उस काम को करने के लिए वो 4, 5, 6, 7 घंटे ले रहा है। इसे कहते हैं गो स्लो टैक्टिक, यानी कि बहुत धीरे धीरे काम करना। और इंडिया में ये लीगल नहीं है बिल्कुल भी, ये किसी भी तरीके की स्ट्राइक प्रैक्टिस में नहीं आता है और ये लीगल भी नहीं है, ठीक है। किसी भी प्लांट और प्रॉपर्टी को डैमेज ना पहुंचाना, और जो भी वायलेशन है, इंटिमिडेशन है, कोअर्शन है, उन्हें आराम से निपटाया जा सके, ये सभी इस कोड ऑफ डिसिप्लिन के मेनली ऑब्जेक्टिव से और कोर प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप एक एक बार ज़रूर पढ़िए, इन पॉइंट्स को, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ठीक है। नाउ 2 इंपॉर्टेंट कमीशंस, इनमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट नेशनल कमीशन आई थी 1969 या 66 भी कह सकते हैं। 66 में ये सेटअप हुई थी और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 69 में। इसके चेयरमैन जो थे वो जस्टिस पी.बी. गजेंद्र गढ़कर थे और 24 दिसंबर 1966 को ये सेटअप हुई थी। रिपोर्ट इसने सबमिट की अगस्त 1969 में। और इसकी रिकमेंडेशंस जो थे वो बेसिकली वर्कमैन, जो कि अब एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 है, उसमें से वेज सीलिंग को रिमूव करना इसका पहला रिकमेंडेशन था, ठीक है। यानी कि जो भी कंपनसेशन वर्कर को मिलता है उसमें वेज सीलिंग को रिमूव किया जाए। वेज सीलिंग क्यों रखनी है इसमें, है ना। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में वेज लिमिट को एनहेंस किया जाए। फैक्ट्रीज एक्ट में पेनल्टीज़ जो हैं उन्हें और स्ट्रिक्ट बनाया जाए, स्ट्रिंजेंट बनाया जाए, यानी कि स्ट्रिक्ट बनाया जाए, ताकि जो वायलेशन अगर कोई भी करता है तो उसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट या पेनल्टी भी भरनी पड़े। फिर आती है सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, जो कि 1999 में सेटअप हुई थी और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की जून 2002 में। इसके चेयरमैन थे श्री रविंद्र वर्मा और इन्होंने मेनली ये सजेस्ट किया था कि इंडिया का जो भी कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज का स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा इस स्ट्रक्चर है, इतनी सारी लेबर लॉज हैं, उन सभी में डेफिनेशंस अलग अलग हैं। मतलब कुछ एक्ट्स ऐसी भी हैं लेबर लॉज में जिसमें चाइल्ड की डेफिनेशन ही अलग है। किसी एक्ट में चाइल्ड वो है जो 15 साल से कम का है, लेकिन किसी एक्ट में वो है जो 14 साल से कम का है ना। तो ये सभी डिफरेंसेस को कम करने के लिए और लंबे लंबे प्रोसीजर्स को, यानी कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं वो अलग अलग एक्ट्स में रिजॉल्व करने के बजाय आप इन्हें सबस्यूम कर दो और एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बनाओ, जिसके तहत जो 4 कोड्स एट प्रेजेंट अभी आने वाले हैं, लेबर जो कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हज़ार्ड, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये सभी ऑन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये 4 कोड्स जो हैं इन्होंने 29 लेबर लॉस को सबस्यूम किया है, ठीक है। और अब से एक यूनिफॉर्म जो लॉज हैं वो ही इंडिया में एप्लीकेबल होंगे इन केस ऑफ लेबर लॉस। अब ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़, बोर्ड्स और कमीशंस जो कि लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड है, जिसमें 1929 में सबसे पहले आती है रॉयल कमीशन ऑन लेबर। देखिए हम फैक्ट्रीज कमीशन ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई हैं तो वो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। यहाँ पर हम रॉयल कमीशन से शुरू करेंगे जो कि जे.एच. व्हिटली की थी 1929 में। इसकी रिकमेंडेशंस आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
तो रॉयल कमीशन ऑन लेबर आती है 1929 में, इसके चेयरमैन्स ये लिखे हुए हैं इसके साथ ही। नाउ लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, जिसे रेगे कमेटी भी कहते हैं, जो जिसके चेयरमैन थे डीवी रेगे, इनकी रिकमेंडेशन की वजह से मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, ट्राईपार्टाइट कमेटी ऑन फेयर वेजेस ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जिसने मिनिमम फेयर और लिविंग वेजेस को बेसिकली एक फ्रेमवर्क सजेस्ट किया था, 3 लेयर फ्रेमवर्क। 15 सेशन ऑफ ILC इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 1957। फिर फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर, चेयरमैन जस्टिस PB गजेंद्र गढ़कर, सेकंड मिस्टर रविंद्र वर्मा। भूथलिंगम कमेटी, जो कि स्टडी ग्रुप ऑन वेजेस इनकम एंड प्राइसेस था, जिसके चेयरमैन थे सुब्रमण्य भूथलिंगम, और ये 1978 में सेटअप हुई थी, और इसने एक नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज एडवोकेट किया था। नाउ फ्लोर वेज क्या होता है? फ्लोर वेज, अब देखो फ्लोर वेज जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है, और ये बेसिकली वो वेज है कि इसके नीचे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट वर्कर्स को वेज नहीं देगी। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लोर वेज सेटअप किया है 700 रुपीज़ पर डे। ठीक है, अब जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट्स इस 700 रुपये पर डे से ज़्यादा, सिर्फ ज़्यादा ही इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है फ्लोर वेज, इतना तो देना ही पड़ेगा एटलीस्ट। एट प्रेजेंट अराउंड 743 ऐसा कुछ पर डे अनस्किल्ड वर्कर्स का, जो अभी रिसेंटली मई के महीने में ही या अप्रैल के महीने में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है वो चल रहा है, जो कि स्किल्ड वर्कर्स के लिए 1000 के अप्रॉक्स जाता है। उसके बाद नेशनल कमीशन ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एंड वुमन इन इनफॉर्मल सेक्टर, जो कि ईला भट्ट इसकी चेयरमैन थी, 86-88 में इसे बनाया गया था। प्रोजेक्ट ओएसिस, जिसके चेयरमैन थे SA डेव, 1999 में ये सेटअप हुई थी, और इसने नेशनल पेंशन स्कीम NPS की फाउंडेशन ले की थी। ठीक है, टास्क फोर्स ऑन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जिसके चेयरमैन थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, 2001 में। उसके बाद NCEUS नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसके चेयरमैन थे अर्जुन सेन गुप्ता, 2004। नाउ एक्सपर्ट कमेटी ऑन डिटरमाइनिंग मेथोडोलॉजी ऑफ फॉर फिक्सिंग नेशनल मिनिमम वेज, डॉक्टर अनूप सतपति, जो कि 17 से 19 तक चली। अब देखिए, गवर्नमेंट को ना हर 5 साल में एक मिनिमम वेजेस की फिक्स करने के लिए कमेटी सेटअप करनी पड़ती है, ये लीगल प्रोविजंस हैं एक्ट में। ठीक है, इसीलिए हर 5 साल में एक कमेटी सेटअप की ही जाती है। नाउ एक्सपर्ट ग्रुप ऑन फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस, अगेन 2021 में सेटअप हुई। अजीत मिश्रा जो इसके पहले चेयरमैन थे, उन्होंने रिज़ाइन किया, और उसके बाद चेयरमैन बने SP मुखर्जी। टास्क फोर्स ऑन सोशल सिक्योरिटी, जिसके चेयरमैन थे श्री SK वाधवान। सनत मेहता कमेटी 1984 में। राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इन एम्प्लॉयमेंट के लिए ये सेटअप की गई थी। और 7th सेंट्रल पे कमीशन जो है, जिसके चेयरमैन थे जस्टिस AK माथुर, 2014 में ये बनाई गई थी। और एट प्रेजेंट 8th सेंट्रल पे कमीशन, जिसकी चेयरमैन है रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, 2025 में इसे बनाया गया है। अब 2009 में गवर्नमेंट ने जस्टिस GR मजीठिया के चेयरमैनशिप में 6th वेज बोर्ड इस्टेब्लिश किया था, जो कि मेनली वर्किंग जर्नलिस्ट और नॉन वर्किंग न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके रिफॉर्म्स के लिए बेसिकली सेटअप किया गया था। और इनके रेजिग्नेशन के बाद बेसिकली जस्टिस KR नारायण कुरूप जो थे, उनके रेजिग्नेशन के बाद जस्टिस GR मजीठिया 2009 में इसके चेयरमैन बने थे। IRC इंडेक्स रिव्यू कमेटी सेटअप हुई थी, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने 2006 में बनाए थे। उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 2009 में, और इसके चेयरमैन थे प्रोफेसर GK चड्डा। नाउ लकड़ावाला कमेटी, जिसके चेयरमैन थे प्रोफेसर DT लकड़ावाला, और ये मेनली जो प्रोपोर्शन और नंबर ऑफ पुअर है, जो एस्टिमेशन होता है इंडिया में, उसके लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप इसे बनाया गया था। ये PYQ है। नाउ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, जो कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई थी, जिसमें LPG को इंट्रोड्यूस किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए, इस पॉलिसी को लाने का मेन पर्पस ये था कि जो लाइसेंस परमिट कोटा राज था, इसे बंद किया जा सके बेसिकली। ठीक है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टिकल्स आते थे, जो एट प्रेजेंट अभी भी आते हैं, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही थी, और करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। इसीलिए जो पब्लिक कंपनीज थी, सिर्फ वो ना रहें और सेक्टर ओपन हो जाए, मार्केट ओपन हो जाए, इसीलिए प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करना, FDI को प्रमोट करना, इन सभी के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आया था। ठीक है, नाउ
इस पॉलिसी ने जो इंडस्ट्रीज़ जिन्हें लाइसेंस की ज़रूरत थी उसे बहुत कम कर दिया, ठीक है। जो शुरुआत में 18 थी उन्हें 6 कर दिया और इवेंचुअली 5 तक ले आए। फिर जो रिजर्व्ड प्रोडक्ट्स थे उन्हें भी रिड्यूस किया गया और 2015 में इस एंटायर लिस्ट को ही डी रिजर्व कर दिया गया, लेकिन पॉलिसी ने शुरुआत से इसे अबॉलिश नहीं किया था, ठीक है। धीरे धीरे कम किया और 2015 में से डी रिजर्व कर दिया गया था। अब इट रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 टू ओनली 3। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी उन्हें 17 से कम करके 3 तक कर दिया था, जिसमें अब उन 3 इंडस्ट्रीज़ में एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज और स्पेसिफाइड मिनरल्स के लिए सिर्फ बाकी थे। नाउ इसमें बहुत ज़्यादा जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, कंपनीज थी और फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, वो इंडिया में आने शुरू हुए, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ बहुत अच्छी हुई और ज़्यादा हुई। अब इसकी कुछ की रिकमेंडेशंस थी जिनमें मेनली एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है, इसे एबॉलिश करना, पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस को रिड्यूस करना जिससे प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो भी आ सकें कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को छोड़कर। FDI यहाँ से ही आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे आज आप सुनते हैं हर सेक्टर में, जैसे इंश्योरेंस और कई सारे सेक्टर्स में FDI आता है, तो वो यहीं से आया है। उसके बाद डाइल्यूशन ऑफ MRTP एक्ट। अब देखिए, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट जो थी 1969 की, उसे थोड़ा रिलैक्स किया गया, उसके प्रोविजंस जो थे उन्हें इतना स्ट्रिक्ट नहीं किया गया, ठीक है। और इवेंचुअली जो द कंपटीशन एक्ट 2002 आई थी उससे इसे रिप्लेस कर दिया गया, जो कि इफेक्ट में आई 2009 में। नाउ कंपनीज नो लॉन्गर रिक्वायर प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर एक्सपेंशन, मर्जर, अमेलगमेशंस और अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स, ठीक है। फिर लिबरलाइज्ड फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम और लोकेशनल फ्रीडम, यानी कि बेसिकली एक जो लोकेशंस हैं वो सेंट्रल परमिट के बिना भी आप अपनी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सभी रिकमेंडेशंस और रिफॉर्म्स इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। सो इसके बाद हैं कुछ PYQs जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, ओके। और इसमें कुछ करीब 6 या 7 के आसपास PYQs हैं, यानी आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए और बहुत ही ईजी और अच्छे से आपके हो जाएंगे, क्योंकि सिलेबस उसी के आसपास घूम रहा है और इससे रिलेटेड जितना भी कुछ मैटर हो सकता है वो सभी मैंने इसमें PDF में इंक्लूड किया हुआ है। इसे आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए और पढ़िए इसे, और बिल्कुल भी अपना नोटिफिकेशन का वेट मत करो EPFO का, अपनी तैयारी शुरू कर दो बस। सो इन PYQs को आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए खुद, और इसके आंसर्स इस PDF के एंड में ही हैं, ओके। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करते हैं साथ में। द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट पास्ड इन 1881 डेल्ट प्राइमरीली विथ, हमने अभी पढ़ा था, जो कि चाइल्ड लेबर को एड्रेस करती है, ठीक है। इसकी जो 7 साल से कम के जो जितने भी बच्चे होंगे वो काम नहीं करेंगे फैक्ट्री में, ठीक है। और 7 से 12 साल के जो होंगे वो सिर्फ 9 घंटे काम करेंगे, और फिर आगे चलकर इसे 9 से भी 7 घंटे कर दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो हमने देखा था, ऑल्दो पहले इंडिगो से शुरू हुआ था, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कॉटन टेक्सटाइल पहले इस्टेब्लिश हुई, उसके बाद जूट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई है, ठीक है। बीच में टी, रेलवे से ये सभी भी आई हैं, लेकिन ऑप्शंस में कॉटन टेक्सटाइल है और जूट इंडस्ट्री, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ओके। सो इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। हाँ, एक ये एक्सेप्शन क्वेश्चन है, क्योंकि मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा ही डीप में जाना पड़ेगा और मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ऐसे एक्सेप्शनल क्वेश्चन 1-2 ही आते हैं हर साल, ज़रूरी भी नहीं है कि आएँ, बट ये UPSC ने अपने PYQs में पूछा हुआ है तो मैंने इसमें इंक्लूड किया है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा नीचे, ओके। सो ये हैं जो कमीशन सेटअप हुई हैं, हमने अभी देखी थी, जो कि रविंद्र वर्मा, PB गजेंद्र गडकर, GK चड्डा, GR मजीठिया, ये सभी हमने अब भी पढ़ी हैं, ठीक है। ये जो ट्रेड यूनियंस हैं वो उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो करेक्ट सीक्वेंस है उनका एस्टैब्लिशमेंट का, उसके बारे में। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 से ये क्वेश्चन है, तो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर लेंगे, इसके आंसर्स भी PDF के एंड में दिए हुए हैं, ओके। सो मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ लेबर लेजिस्लेशंस इनके बारे में पढ़ेंगे, जो भी मेनली कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लेबर से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद ILO और इंटरनेशनल प्रोविजंस जो भी हैं उनके बारे में, ओके। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।